हाय, आप सभी का आकाश कंप्यूटर लैब पर हार्दिक स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके कार्य क्या हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है। इस सेशन से हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मुख्यतः हमारे पास 9 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब की जानकारी हम इस सेशन में बारी बारी से लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पुराना था, अब प्रयोग में नहीं है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक यूज़र रहता है, एक से अधिक यूज़र हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक राइट साइड पे पिक्चर दी गई है, लेकिन मुख्यतः जो यूज़र रहता है वह अपनी जो कार्य है उनको एक जॉब के रूप में एक ऑपरेटर को दे देता है। यहाँ पे डायरेक्ट यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से कार्य नहीं ले सकता, इसलिए वह ऑपरेटर को अपने सभी कार्य दे देता है। ऑपरेटर एक स्पेशल पर्सन है जो कि जानता है कि किस तरह से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग किया जा सकता है, उसे कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। इस कारण से यूज़र डायरेक्टली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से कार्य न लेके अपना जो कार्य है वो ऑपरेटर को दे देता है। ऑपरेटर इस तरह के काफ़ी सारे यूज़र से ली गई सभी एक जैसी टास्क को एक बैच के रूप में बना लेता है, बांध लेता है। अब इन बैचेस को ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाता है ताकि वह बैच प्रोसेसिंग पे कार्य कर सके। यह एक पुराना मेथड था और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे बड़ी परेशानी ही यही थी कि यूज़र सीधे सीधे कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बीच में ऑपरेटर की आवश्यकता होती। अगर किसी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस जॉब्स को दोबारा भरना और उन्हें ठीक करना और उन्हें फिर से एज अ बैच दोबारा सबमिट करना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बड़ा टेडिशियस टिपिकल टास्क था और उसमें समय भी काफ़ी बर्बाद हो जाता था। इस तरह से इस बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरुआती दौर में तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन जैसे ही इसके अल्टरनेटिव आने शुरू हुए इसका प्रयोग लगभग बंद हो गया। इसके पश्चात हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ यह है जिसमें एक यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कार्य ले सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूज़र कार्य नहीं कर सकते, अर्थात एक से ज़्यादा लोग एक साथ कार्य नहीं कर सकते। आजकल जो यूज़ आप कंप्यूटर करते हैं, जो पीसीज हैं, घर वाले कंप्यूटर रहते हैं, वो जो मुख्यतः रहते हैं वो आपके पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में ही रहते हैं। इसका यूज़ कई ऑफिसेज घरों में किया जाता है। जब आपको कोई काम करना है आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और कर लेते हैं। यह एक तरह से सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक से अधिक लोग एक टाइम पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर पाएँ। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हुए सैकड़ों यूज़र भी एक साथ अपना अपना कार्य कर सकते हैं। इसमें यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्पेशली डिज़ाइंड रहते हैं और अलग कैटेगरी के रहते हैं। यूनिक्स, लाइनक्स, उबंटू, मैक, ये सब इसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जो मुख्यतः रहता है वो नेटवर्क में किया जाता है। जैसे कि एक बड़ी कंपनी में काफ़ी सारे लोग एक कंप्यूटर के ऊपर कार्य कर पाएँ, जिसमें वो सबके पास एक टर्मिनल के रूप में जुड़ा हो सकता है। तो मुख्यतः इसमें एक नेटवर्क की ज़रूरत रहती है जिसमें काफ़ी सारे यूज़र उस नेटवर्क के ज़रिए उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ पाते हैं, जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ायदा दे सकता है। नेक्स्ट टाइप जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूज़र एक ही समय में एक ही प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़र के अकाउंट क्रिएट कर दिए जाते हैं। यदि आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ मैंने 4 यूज़र दिखाए हैं। इसमें एक एक्टिव यूज़र है उस समय जो वो उस कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रयोग कर रहा है, लेकिन उससे अगला यूज़र जो है वो रेडी स्टेट में है, अर्थात जैसे ही इसका टास्क खत्म होगा तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अगला यूज़र जो है वो इस कार्य को कर पाएगा। बाकी जो अगले दोनों यूज़र हैं वो वेटिंग में है, उनका जब बारी आएगा तभी वो इसका प्रयोग कर पाएगा। यह इस तरह से संभव हो पाता है कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र के अकाउंट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, जिससे कि पहले से ही पता होता है कि यूज़र को सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कितनी परमिशंस हैं। इसके अलावा ये भी पहचानना आसान हो जाता है कि किस समय पे कौन सा यूज़र लॉगिन था, उसने क्या क्या कार्य किया। अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक टास्क कराए जाते हैं। यह इन सभी टास्क को बड़ी फास्ट करता है, जिससे कि सीपीयू के खाली समय अगर रह जाए तो वो यूज़ हो जाता है। इसमें यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी प्रोग्राम को डायरेक्ट कमांड या इंस्ट्रक्शन देता है और साथ ही उसका रिजल्ट मिल जाता है। यूज़र को लगता है कि सारे कार्य कंप्यूटर एक साथ कर रहा है, पर असल में ऐसा नहीं होता। असल में सीपीयू सभी कार्यों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा टाइम बारी बारी से बांट रहा होता है,
जिससे लेकिन सीपीयू की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि हमें यानी कि एज अ यूज़र हमें पता ही नहीं लगता कि वह बीच में टाइम बांट के इन कार्यों को कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि कार्य एक साथ ही साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है, वह बड़ी तेज़ी से इन सभी कार्यों को कर देता है, जबकि यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है उसे लगता है कि सभी कार्य जो हैं वो एक साथ किए जा रहे हैं, जबकि सीपीयू जो है इन सभी कार्यों को बारी बारी से कर रहा होता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सिस्टम पे गाने लगा लिए जिसमें मैं गाने सुन रहा हूँ, साथ ही टाइपिंग का काम मैं करना चाहता हूँ तो टाइप कर रहा हूँ साथ साथ। एक मैंने गेम भी डाउनलोड लगा ली है और साथ में इंटरनेट का प्रयोग भी कर रहा हूँ। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक टास्क आप बड़ी आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आजकल काफ़ी सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनमें चिप में पहले से ही इंस्ट्रक्शंस को सेव करके रख दिया जाता है। असल में यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में ही कार्य करती हैं। इन्हें किसी स्पेशल वर्क के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक रोम यानी कि चिप के रूप में अवेलेबल रहती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल माइक्रोवेव्स हैं, डिजिटल वॉशिंग मशीन जो डिजिटल अवेलेबल हैं, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो अवेलेबल है। अगर आप माइक्रोवेव की बात करें तो एक पैनल अगर आप देखें उस पे दिया जाता है, जिसमें आप पैनल पे सेटिंग करके जो आप टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं, प्री हीट करना चाहते हैं या डिशेस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को सेटअप करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर पाते हैं। इसमें माइक्रोवेव के अंदर जो एक चिप के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से अवेलेबल है उसका प्रयोग करके ही ये सारे कार्य संभव हो पाते हैं। इसी तरह से मैं वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लेता हूँ। आप कपड़े उसमें डाल दें और एक बटन दबा दें, फाइनली कपड़े धोने से लेकर सुखाने तक का सारा कार्य वॉशिंग मशीन खुद ही कर देती है। और इसके लिए आपको समय समय पर अलग अलग बीप्स के साथ जानकारी देती रहती है कि अब वॉशिंग मशीन कौन से फेस में कार्य कर रही है। यह भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके पश्चात जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास उपलब्ध है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनका कार्य जो होता है मुख्यतः एक डेडिकेटेड टाइम में, एक डिफाइंड टाइम में एक पर्टिकुलर टास्क को करना होता है। फास्ट होने की वजह से किसी भी प्रोसेस को बड़ी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और मुख्यतः यह रियल टाइम एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं। रियल टाइम सिस्टम दो तरह के अवेलेबल हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं? यह ऑपरेटिंग सिस्टम्स गारंटी देता है कि एक डिसाइडेड टाइम में आपके द्वारा दिया गया टास्क पूरा कर लिया जाएगा, अर्थात ये टाइम की मैनेजमेंट प्रॉपर करते हैं और टाइम के पूरे पंक्चुअल होते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम थोड़ा सा टाइम को अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह डिसाइडेड टाइम में टास्क को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये दिए गए टास्क को टाइम में पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं और हार्ड रियल टाइम के मुकाबले थोड़े से कम पंक्चुअल रहते हैं, इसलिए इन्हें सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स कहा जाता है। इसके पश्चात जो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी सारे प्रोसेसर्स का यूज़ अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस को चलाने में किया जाता है। इन एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर का यूज़ बहुत सारे यूज़र कर सकते हैं। यह प्रोसेसर वेरियस कम्युनिकेशन लाइन से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अर्थात ये सभी जो इसके प्रोसेसर्स रहते हैं अलग अलग माध्यम से सभी यूज़र से जुड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें लूजली कपल्ड सिस्टम्स भी कहा जाता है। यह प्रोसेसर कोई कंप्यूटर, साइट, नोड और अदर डिवाइस के रूप में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलग अलग एप्लीकेशंस चलाने में करता है और ये एप्लीकेशंस एक साथ बहुत सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर सर्वर पर रन होता है और डेटा, यूज़र्स, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस और अदर नेटवर्किंग फंक्शंस को मैनेज करने की एबिलिटी भी देता है। यानी कि एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका कार्य ही नेटवर्क बेस में या नेटवर्किंग में कार्य किस प्रकार से लिया जा सकता है, उसमें किस तरह से उस कार्य को मैनेज किया जा सकता है, इस तरह की सभी एबिलिटीज़ रहती हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है लैन में